Hello students, today our topic is computer system and in this lecture we are going to discuss block diagram of computer system in detail. So let's start. तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है. सो एक कंप्यूटर का सिस्टम इज़ अ कंपोज ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस. इट प्रोसेस द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र, दैट इज़ पीपलवेयर. तो जो पहली बात तो यहाँ पर एक वर्ड आपने सुना होगा, पीपलवेयर. तो पीपलवेयर का क्या मतलब है? पीपलवेयर का मतलब है वो लोग जो वो पर्सन्स जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तो वो पीपलवेयर बोला जाता है. तो कंप्यूटर सबसे पहले तो ये है कि ये आपका इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरेज यूनिट से मिलकर बना होता है आपका. ठीक है, स्टोरेज यूनिट मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें. देखिए आप देख सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस. तो आउटपुट डिवाइसेस यूनिट, यहाँ पर अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है. जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर है, तो जो भी कुछ प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है. तो आपका कंप्यूटर आपका क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट डिवाइस. ठीक है, इसी तरीके से स्पीकर है, तो साउंड की फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता है. सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ आउटपुट डिवाइस. देन प्रिंटर है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा. कीबोर्ड है. अब कीबोर्ड से क्या करते हैं हम? कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं कैरेक्टर्स की फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम को, तो इनपुट देते हैं हम, तो इसलिए इनपुट डिवाइस कहलाएगा. माउस है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं स्क्रीन पर. ठीक है, इनपुट देते हैं इसमें भी हम, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? ये भी इनपुट डिवाइस कहलाएगा. तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं. और ये है आपका जो आप देख पा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट. ओके, ये है आपका सिस्टम यूनिट. इसको सिस्टम यूनिट इसलिए बोलते हैं कि देखिए ये जो है इसमें आपका सीपीयू भी है, इसमें आपकी मेमोरी भी है. तो जो मेन पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम के वो सिस्टम यूनिट के अंदर रहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करें, 4 पार्ट्स में डिवाइड करें अगर हम कंप्यूटर को, तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी और सीपीयू. और मेमोरी सीपीयू किसके पार्ट हैं? ये सिस्टम यूनिट के यहाँ पर. तो इसमें जो यूज़र है या जो पीपलवेयर है वो बेसिकली डेटा इनपुट कराते हैं, कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट जनरेट करके देता है, इसलिए इसे कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं. सभी पार्ट्स हैं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं और हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं. सो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड ग्राफिकल ऑपरेशंस. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं एंड ग्राफिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं. So what is a computer? Computer is an electronic machine that makes mathematical calculation and logical comparison quickly and without any mistake. Computer takes data, process them according to a list of instructions and show or store the result of the processing. They can store the result forever. कंप्यूटर हमेशा के लिए हमेशा के लिए फॉरएवर के लिए रिजल्ट को स्टोर करता है कंप्यूटर. तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी है. और ये मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंपैरिजन को क्विकली करता है और विदाउट एनी मिस्टेक करता है. ठीक है, तो ये कंप्यूटर का काम होता है बेसिकली. सो अगर हम कंप्यूटर के वर्क को डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं इट एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट. जैसे हम इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है. इट स्टोर्स द डेटा को स्टोर करता है. इट कैन प्रोसेस डेटा बाय रिक्वायर्ड बाय द यूज़र. तो जो भी यूज़र की नीड है उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस करता है. डेटा किसी फॉर्म में हो सकता है, वो एक नंबर हो सकता है वो एक इमेज हो सकता है वो एक MP3 फाइल हो. उसके अकॉर्डिंग जैसे भी यूज़र ने इंस्ट्रक्शन दी है डेटा पर प्रोसेस होता है. नेक्स्ट है इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म्स ऑफ आउटपुट. ये रिजल्ट को आउटपुट की फॉर्म में प्रोवाइड करता है. मैंने भी आप आउटपुट डिवाइसेस बताई, वो आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में आउटपुट को डिस्प्ले का आउटपुट को शो करती हैं. ठीक है, समहाउ जैसे आपका मॉनिटर है तो वो डिस्प्ले करेगा आउटपुट को, प्रिंटर है तो हार्ड कॉपी की फॉर्म में देगा. नेक्स्ट इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म्स ऑफ आउटपुट एंड इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड ए कंप्यूटर. और ये कंप्यूटर के अंदर सभी ऑपरेशंस को आपका कंट्रोल करने का काम भी करता है आपका. चलिए, अब ये है ब्लॉक डायग्राम. बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए ये टॉपिक दोबारा आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एक तो इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ये कि अभी आपके UT एग्ज़ाम आने वाले हैं. ओके,
तो यूटी एग्ज़ाम में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है इसमें बहुत कम क्वेश्चन है हालांकि, तो ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है आप आउट ऑफ 70, तो बहुत स्मॉल चैप्टर है ये, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। आप देखेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर से क्या मतलब है, एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम से क्या मतलब है पहले ये समझिए। ब्लॉक डायग्राम से मीनिंग यहाँ पर है कि वी जस्ट राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन ब्लॉक्स। कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं हम उसको ब्लॉक की फॉर्म में लिखते हैं, वेदर दे आर इनपुट यूनिट, दे आर आउटपुट यूनिट, दे आर स्टोरेज यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक स्टोरेज यूनिट और एक है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट यूनिट का काम हम जानते हैं, इनपुट प्रोवाइड करने का होता है। आउटपुट यूनिट आउटपुट जनरेट करती है आपकी। स्टोरेज यूनिट के थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है, जहाँ बेसिकली कैलकुलेशन का वर्क होता है, कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं, ये सब आपके काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को होता है। तो जब ब्लॉक डायग्राम की बात आती है, चाहे वो किसी भी सिस्टम की हो, यहाँ पर चूँकि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को ब्लॉक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अगर उस कंपोनेंट के भी फर्दर ब्लॉक्स हैं और उसके भी सब पार्ट्स हैं तो उसको फिर उसके अंदर हम और स्मॉल ब्लॉक्स की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे कि आप स्टोरेज यूनिट में देख रहे हैं, अगेन यहाँ पर ये स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज है। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी स्टोरेज को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है सेकेंडरी और प्राइमरी स्टोरेज में, स्टोरेज यूनिट को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से ये मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम आगे देखेंगे तो CPU को फर्दर डिवाइड किया गया है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में। तो ये इसके यहाँ पर आप देखेंगे ये इसके सब पार्ट्स हैं। तो ब्लॉक डायग्राम से मीनिंग ये है कि हम जितने भी पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको ब्लॉक्स की फॉर्म में लिखते हैं और ब्लॉक्स को इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक सिस्टम है तो सभी पार्ट्स अलग अलग बेशक काम कर रहे हो, सबकी अपना एक यूटिलिटी है, सबका अपना एक रोल है, लेकिन सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, इंटरकनेक्टेड है। तो हम उसको फिर इंटरकनेक्ट करते हैं एरो के थ्रू। तो आप देख रहे हैं जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी एरो के थ्रू इंटरकनेक्टेड है, जो ये बता रहा है कि डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसी को ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो ब्लॉक डायग्राम का मतलब है कि हम ब्लॉक्स की फॉर्म में कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स को लिखें, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है, और फिर जितने भी पार्ट्स हैं उसको इंटरकनेक्ट करते हैं एरो के थ्रू। तो ये जो डायग्राम बनेगा ये ब्लॉक डायग्राम कहलाएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड और आपने देखा होगा, और वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है आपका डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये डेटा है, ये इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए, तो डेटा इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है? ऑब्वियसली सेम तो नहीं है, क्योंकि डेटा इनपुट यूनिट पर पॉइंट आउट करके लिखा हुआ है और आउटपुट यूनिट से जो जनरेट हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन है, तो ऑब्वियसली दोनों अलग अलग हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, तो रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिक्स, इमेजेस, कैरेक्टर्स आर कॉल्ड द डेटा दैट ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस्ड। जिसको कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, प्रोसेस करने के लिए जो हम प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो लेटर, सिंबल, कैरेक्टर, फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिक्स, तो ये आपका डेटा कहलाएगा। इसका मतलब वो नंबर्स, लेटर्स, कैरेक्टर्स, इमेजेस जिस पर प्रोसेसिंग होनी है, ठीक, वो डेटा कहलाएगा। सो डेटा को इनपुट किया जाता है इनपुट यूनिट के थ्रू, एंड द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। और जिस पर प्रोसेसिंग हो चुकी है वो आपका इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। क्लियर? तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में आप देख के नहीं कह सकते कि डेटा इन्फॉर्मेशन है, टोटली डिपेंड्स दैट कि इस पर प्रोसेसिंग होनी है या हो चुकी है। होगा वो रॉ फैक्ट्स, वो आपका नंबर्स, लेटर्स, कैरेक्टर्स, सिम्बल्स, इमेजेस, ठीक है, ये सब होगा दोनों में। लेकिन डिफरेंस ये है क्या उस पर प्रोसेसिंग होनी है या हो चुकी है। अगर होनी है, अगर आपको करनी है तो वो डेटा है, और हो चुकी है, कंप्यूटर से प्रोसेस कर चुका है, आउटपुट जनरेट कर चुका है, देन इट इज़ कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन। सो द सिंपल डेफिनेशन इज प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन।
जिस डेटा पर प्रोसेसिंग हो चुकी है वो इन्फॉर्मेशन है, इजंट इट? क्लियर हो गया? चलिए अब इनपुट यूनिट की बात करते हैं। तो डेटा में आपने देखा होगा एरो मार्क करके यहाँ पर, सेकेंड, ये इनपुट यूनिट की तरह पॉइंट आउट कर रहा है। इनपुट यूनिट से मतलब यहाँ पर डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के से हैं जिसके थ्रू हम डेटा को कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, या प्रोवाइड कराते हैं। तो इनपुट यूनिट में क्या क्या आ जाएगा? आपका कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है, माउस आ जाएगा, आपका माउस के थ्रू भी इनपुट देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और जॉयस्टिक आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, तो ये लाइट पेन आ जाता है आपका। ये सभी क्या है? दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस। देन आफ्टर इनपुट डिवाइसेस इस डेटा को मेमोरी को प्रोवाइड करती हैं। मेमोरी में डेटा सेकेंडरी मेमोरी जाता है विच इज़ कॉल्ड द वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, सॉरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। तो सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है डेटा, जिसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या या हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज में डिफरेंस ये है कि ये सेकेंडरी स्टोरेज जहाँ आपका परमानेंट होती है नेचर में, वहीं आपका टेम्परेरी स्टोरेज, वो प्राइमरी स्टोरेज सॉरी टेम्परेरी होती है नेचर में। So we can say that secondary storage is a non-volatile memory while primary storage is a volatile memory. volatile memory से क्या मतलब है यहाँ पर? प्राइमरी मेमोरी से जहाँ पर हमारा मतलब है रैम से। तो इसमें डेटा आपका वैसे प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी स्टोरेज में रैम और रोम दोनों आती हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ रैम की। तो रैम आपकी कैसी मेमोरी है? रैम आपकी है वॉलेटाइल मेमोरी। इट मीन्स डेटा इसमें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक बना रहेगा, उसके बाद डेटा या तो रिप्लेस हो जाएगा, और अगर हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा हमारा। तो ये इसमें पावर सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है, और पीरियडिकली डेटा रिफ्रेश भी होता रहता है। आगे हम देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, डायनेमिक, स्टैटिक, डिफरेंट टाइप्स की रैम होती हैं। लेकिन यहाँ पर रैम में डेटा आपका, ये याद रखिएगा कि डेटा परमानेंट नहीं होता, डेटा टेम्परेरी होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है। अगर हम करना चाहें तो डेटा हमारा परमानेंट स्टोर सेकेंडरी स्टोरेज में होगा। जैसे आपने देखा होगा, आप डिस्क में, हार्ड डिस्क में अपनी डेटा स्टोर करते हैं, और फिर आप आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वेदर इट इज़ 1 डे, 1 वीक और 1 ईयर, आप डेटा को देख सकते हैं। डेटा आपको वहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि अपने अपना डेटा सेकेंड स्टोरेज में स्टोर किया, और सेकेंड स्टोरेज यहाँ पर क्या है? हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो सेकेंड स्टोरेज है, ठीक है। तो डेटा सेकेंड स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में जाता है। अब डेटा सेकेंड स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में क्यों जाएगा? देखिए, सेकेंड स्टोरेज की एक्सेस स्पीड बहुत कम होती है, ठीक। तो सेकेंड स्टोरेज से वो डेटा जिस पर सीपीयू को प्रोसेसिंग करनी है, आपने जो कमांड दी, आप जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, तो वो डेटा या वो प्रोसेस सेकेंड स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफ़र होता है, और ये फिर ट्रांसफ़र होने के बाद प्राइमरी से कहाँ जाएगा? ये सप्लाई होगा आपको सीपीयू को। इसीलिए स्टोरेज यूनिट के 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर, एक है आपका सेकेंडरी स्टोरेज और एक है आपको प्राइमरी स्टोरेज। तो जब प्राइमरी स्टोरेज में डेटा पहुँच जाएगा आपका, देन प्राइमरी स्टोरेज इस डेटा को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को देगा। इसलिए आपने यहाँ देखा होगा एक एरो प्राइमरी स्टोरेज से सीपीयू की तरफ भी है, पॉइंट आउट कर रखा है मैंने। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ठीक है। तो आप ब्लॉक डायग्राम अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्शन अगर आप गलत बनाएंगे तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपका, इजंट इट? ये देखिए, ये पॉइंट आउट कर रखा है ना एरो, ये बता रहा है कि प्राइमरी स्टोरेज से डेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दिया जा रहा है, और सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा किसे दिया जा रहा है? प्राइमरी स्टोरेज को। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये पॉइंट आउट कर रखा है। तो एरो गलत मत बनाइएगा एग्जाम में, ब्लॉक डायग्राम अगर आता है तो। यहाँ तो चलो ठीक है, फिर भी दोनों तरफ एरो है, बोथ डायरेक्शन। लेकिन अगर आप इनपुट यूनिट में ब्लॉक डायग्राम मेंशन करते समय अगर एरो इस तरीके से पॉइंट आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि मेमोरी डेटा इनपुट को प्रोवाइड कराती है, तो डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी, वर्किंग ही चेंज हो जाएगी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है एक माइनर मिस्टेक हो, क्योंकि सिर्फ एरो की डायरेक्शन चेंज की है, लेकिन फंक्शनैलिटी में इसका टोटल डेफिनेशन आपने डिस्क्रिप्शन ही चेंज कर दिया इसका।
तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा डायग्राम बनाते समय। डायग्राम बनाते समय रटना नहीं है, आपको याद करके समझ के लिखना है और वो उसकी फंक्शनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अपनी तरफ से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, कुछ रिमूव नहीं करना है, कुछ भी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, क्योंकि सभी का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। अभी मैं जितना बता चुका हूँ उसमें आपको समझ में आ भी रहा होगा, बाकी आगे भी हम बताएंगे। तो सेकेंड तो फिर आपका स्टोरेज यूनिट से, प्राइमरी स्टोरेज से डेटा दिया जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अब यहाँ पर जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा आपको मिलता है तो ये डेटा मिलता है आपको कंट्रोल यूनिट को। देखिए कंट्रोल यूनिट का जो काम है ना, वो क्या काम है, ये सीपीयू के अगेन 2 पार्ट्स हैं, तो कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। पहले ये समझ लीजिए आप। जैसे इसका नेम है कंट्रोल यूनिट, इट मीन्स इट कंट्रोल द एंटायर ऑपरेशन विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं, व्हाट एवर द ऑपरेशन हैपन इन द कंप्यूटर सिस्टम आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इन सबको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो पहला काम इसका। दूसरा काम है ये जो कोड होता है आपका, उसे बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करने का काम भी कंट्रोल यूनिट करते हैं। तो ये दोनों वर्क होते हैं कंट्रोल यूनिट के। क्योंकि कंट्रोल यूनिट एंटायर सिस्टम को कंट्रोल करती है, तो इसलिए जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी कंट्रोल यूनिट के थ्रू इंटरकनेक्टेड होंगे। इसीलिए हमने इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। देखिए पहले आप, क्योंकि कंट्रोल यूनिट आपकी इनपुट को कंट्रोल करती है, इसलिए इनपुट के थ्रू हमने डॉटेड लाइन को, इनपुट को हमने कनेक्ट कर दिया डॉटेड लाइन के थ्रू। कंट्रोल यूनिट आपको आउटपुट यूनिट को भी कंट्रोल करती है, इसलिए डॉटेड लाइन के थ्रू हमने आउटपुट यूनिट को भी कनेक्ट कर दिया। कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को भी कंट्रोल करती है आपका, ठीक है, तो डॉटेड लाइन के थ्रू ये भी कनेक्ट हो गया। सभी पार्ट्स एक्चुअली कंट्रोल यूनिट से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इसलिए कंट्रोल यूनिट सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट को भी कंट्रोल करती है, मैनेज करती है डेटा को, कि डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका डॉटेड लाइन है, तो ये डॉटेड लाइन बता रही है कि कंट्रोल यूनिट एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल या मैनेज करने का काम करती है, इसलिए सभी पार्ट्स कंट्रोल यूनिट के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। क्लियर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब कंट्रोल सिग्नल दिखाएंगे, एक एक्चुअली डॉटेड लाइन कंट्रोल सिग्नल या कंट्रोल फ्लो दिखा रही है, तो इसमें एरो मार्क नहीं करेंगे आप। क्लियर, एरो मार्क नहीं करेंगे। एरो इस मार्क इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। डिफरेंट डिवाइसेस कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजती हैं, कंट्रोल यूनिट डिफरेंट डिवाइसेस को सिग्नल भेजती है, और ये चेक किया जाता है कि कंप्यूटर प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई डायरेक्शन आपको मेंशन नहीं करनी, सिर्फ डॉटेड लाइन के थ्रू सभी को इंटरकनेक्ट कर देना है। इसका भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है, और आप इसमें अगर कुछ और ऐड करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब आप कंट्रोल सिग्नल को ऐड करें तो कंट्रोल सिग्नल, इसमें जितने भी कंट्रोल सिग्नल हैं आप उसमें डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है आपको। देन आफ्टर कंट्रोल यूनिट से डेटा जाएगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की तरफ। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट उस अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए कंप्यूटर में सीपीयू के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो इंटायर कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करती है, इवन एएलयू को भी कंट्रोल करती है, और एएलयू आपका ऑपरेशन परफॉर्म करती है, अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये एक ऐसा समझिए कि जो कैलकुलेशन का काम है वो एएलयू का है, और जो ओवरऑल कंट्रोल का काम है कि डिफरेंट पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, प्रॉपर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मैनेज करने का काम आपका कंट्रोल यूनिट का है। तो दीज आर द 2 बेसिक पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डिस्कस करेंगे, सीपीयू को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हम इसको अलग से एक बार फिर से डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिलहाल चूँकि हम यहाँ कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं तो फंक्शनलिटी को यहाँ बताना ज़रूरी है। आगे देखिए, देन आफ्टर अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट से आपका डेटा ट्रांसफ़र अगेन होगा, सीपीयू से डेटा अगेन वापस ट्रांसफ़र होगा प्राइमरी स्टोरेज को, कैलकुलेशन होने के बाद। ठीक, तो इसीलिए एरो पॉइंट आउट कर रखा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब प्राइमरी स्टोरेज से अगर आपको डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो फिर सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा डेटा, और आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो स्टोरेज यूनिट से फिर आउटपुट यूनिट की तरफ जाएगा। डिस्प्ले कराना चाहते हैं, आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं समाव, क्योंकि मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस क्या है आपकी, मॉनिटर। तो जनरली तो हम मॉनिटर से आउटपुट देखते हैं, लेकिन अगर आपको प्रिंट चाहिए तो हम प्रिंटर यूज़ करेंगे, हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा हमको।
ठीक है। स्पीकर भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है जिसमें हमें साउंड की फॉर्म में आउटपुट मिलेगा हमें। ओके। प्रोजेक्टर एक और आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्ट के थ्रू एक बड़ी स्क्रीन पर हम अपना कंप्यूटर में जो भी हमारी वर्क किया है वो हम देख सकते हैं। आपने देखा होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर का नाम सुना होगा आपने। बड़े बैनर या पोस्टर जो प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे प्लॉटर बोलते हैं। आपका प्रिंटर की तरह ही है, हार्ड कॉपी जनरेट करता है, पर पिक्चर क्वालिटी बेहतर होती है और लार्ज स्केल पर अगर हम प्रिंट करना हो तो प्लॉटर यूज़ करते हैं। और कॉन्सेप्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है मतलब कि प्रिंट करने की जो टेक्निक है वो अलग है। पेन्स के थ्रू इसमें इमेज आपकी प्रिंट कराई जाती है इसके थ्रू। तो हम देखेंगे जब हम इनपुट डिवाइसेस को देखेंगे, पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ही। अच्छा, इसके बाद आउटपुट यूनिट क्या प्रोवाइड कराएगी आपको? इन्फॉर्मेशन। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट बेसिकली इन्फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा इन्फॉर्मेशन? जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, इन्फॉर्मेशन क्या है? इन प्रोसेस डेटा, क्योंकि इस डेटा पर प्रोसेसिंग हो चुकी है, मेमोरी के थ्रू सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने इस पर कैलकुलेशन की, वटेवर जो भी थी, और उसके बाद ये आपका आउटपुट यूनिट को प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। तो इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट ओनली द प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा को ही हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। दैट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है इसको। आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको। 2 to 3 टाइम्स इसको ड्रॉ करके देखिएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो एज इट इज़ आपको ड्रॉ करना है, आंसर ऐसे ही लिख के लाना है आपको, लिखना है आपको। अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं इसकी थोड़ा सा। ये देखिए, बेसिक पार्ट ये हो गए आपके इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, स्टोरेज। डेटा इन्फॉर्मेशन में मैंने डिफरेंस बताया था। अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड द डेटा एंड प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन। या हम कह सकते हैं मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन। क्लियर? Input unit is a generalized term in computer science for any devices which can be attached to a computer system which can gather data from the real world so that it can processed। तो जैसे बताया जनरलाइज टर्म है और एक ऐसी, इसका मतलब एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू आप इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैमरास, ये सब आपके इनपुट यूनिट्स में आएंगे आपके। आउटपुट यूनिट में क्या आएगा आपका? अच्छा, इनपुट यूनिट का फंक्शन क्या है? ओके, चलिए ये पहले बाद में देखेंगे। स्टोरेज यूनिट में आपका अगेन 2 पार्ट्स हैं, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे मैंने बताया, प्राइमरी स्टोरेज को मेन मेमोरी बोला जाता है। तो डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज बिफोर प्रोसेसिंग एंड लेटर द डेटा इज ट्रांसफर टू द ALU। तो जैसे मैंने बताया था वही लिखा है इसके अंदर। डेटा टेम्परेरी स्टोरेज होता है और ये ALU को डेटा ट्रांसफ़र करता है प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी को स्टोरेज को मेन मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें आते हैं आपके रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म में रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जनरली इसे मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, डेटा तब तक बना रहता है जब तक पावर ऑन है। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। और इसमें अब डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी बना रहेगा आपका। देन सेकेंडरी स्टोरेज आपका परमानेंट स्टोरेज होता है, जहाँ डेटा आपका परमानेंट स्टोर करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अगेन 2 पार्ट्स होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है, और ALU क्या काम करेगा आपका? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो ये काम कौन करेगा? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो स्टूडेंट, आज हमने इनको पढ़ा, ब्लॉक डायग्राम को समझा। बेसिक हमारा फोकस इस डायग्राम को समझाने का था, ठीक है। ये जो डायग्राम मैंने दिखाया आपको, इसकी कल थ्योरी जो अभी दे रखी है, कल इसे डिटेल में थोड़ा और डिस्कस करेंगे एक बार और, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम CPU को डिस्कस करेंगे, जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये कंटेंट ऑलरेडी मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ, स्लाइड ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो एक बार स्लाइड को और पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो क्लास है आपकी, वहाँ आप पूछ सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम को कम से कम एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करके देखिएगा। अभी जो आज मैंने आपको बताया है ब्लॉक डायग्राम के बारे में, इसके डिटेल में थ्योरी में, जैसे अभी स्लाइड्स थी तो इतना टाइम नहीं है अभी एक एक स्लाइड को उतना डिटेल में बताया जाए। तो कल हम कंप्लीट इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो आज हमने ब्लॉक डायग्राम में समझाया है आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।